आप जब हम अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राज्यों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं, तो वो प्रभु की कृपा होती है कि आप कुछ करने लायक होते हैं। लेकिन उसको गिनने के लिए आपके पास देश के और बहुत सारे राज्य हैं जिसमें नड्डा साहब अपनी योजनाओं को, सरकार की चीजों को गिन सकते हैं कि हमने ये पैसा दिया है, ये योजना दी। मुझे ये अच्छा नहीं लगा पर्सनली कि आप अपने राज्यों में, अपने घर में आके चीजों को गिनाएं। ये मुझे थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा लगा। आपने जो किया होगा उसके लिए भी हम आपका आभार करेंगे। लेकिन दूसरी बात आपने जिक्र किया, आपसे जब प्रश्न पूछा गया कि हमारी सरकार ने लाखों कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ा, जब ठाकुर जयराम जी की जब सरकार रही, लगातार प्रदर्शन होते रहे हिमाचल प्रदेश में। कर्मचारी लाखों की संख्या में अपने अधिकारों के लिए पेंशन की लड़ाई लड़ते रहे। जयराम जी की सरकार ने उनको सुना नहीं, उनकी बात को इग्नोर किया और उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमने जो बात कही थी, हमने उस बात को पूरा किया। आज वो एक मुद्दा बहुत बड़ा बर्निंग मुद्दा हो चुका है दोबारा से, कि जिन लोगों को ये सुविधा मिल रही है, आपकी सरकार का क्या इसमें स्टैंड है। ये प्रश्न जब नड्डा साहब से पूछा गया तो उन्होंने उस बात को टालने का प्रयास किया कि हमारी नीति 2022 की है। आपकी नीति तो साफ है कि आप तो, आपके राष्ट्रीय स्तर पे भी, हर स्तर पे भाजपा जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ है। और जो राजस्थान में भी पिछली सरकार ने दी थी उसको भी आपने खत्म कर दिया। आज भी आपकी नीति नहीं है, तो आप साफ तौर पे इस बात को स्टैंड जाहिर करें कि हम इसके खिलाफ हैं। जयराम जी ने बार बार, जब जिस आदमी ने ओपीएस को नहीं सुना, आज वो उसके खिलाफ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है उन लाखों कर्मचारियों का जिनको कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस से जोड़ा है। कि क्या ये सरकार भाजपा की जो भारतवर्ष में है, अगर हिमाचल प्रदेश में उनका क्या स्टैंड है? साफ तौर पे ये जाहिर हो गया उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि आप इसके ओपीएस के खिलाफ है। तो ये हमारे लाखों कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात को लेके कि कभी भविष्य में हिमाचल प्रदेश में अगर कभी बदलाव हुआ तो भाजपा की सरकार जो है कर्मचारी विरोधी है और इसको ओपीएस के खिलाफ है। तो ये बात तो इससे साफ तौर पे जाहिर हो। निलेश जी, जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की अगर बात करें, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है और उसमें हिमाचल के एक जो मर्चेंट नेवी में कैडेट था उसकी भी मौत हुई है, निधन हुआ है। क्या स्टेटस है और उस आगे क्या चाहेंगे? केंद्र सरकार उसको लेकर क्या कुछ कर रही है और प्रदेश सरकार क्या? देखिए, वो बहुत दुखद था जिसपे हिमाचल के भी एक जो शिप पे थे, हमीरपुर से, नादौन से, वो बच्चा था, बहुत यंग था बच्चा, एक ही बच्चा उन परिवार का था। उनके प्रति हमारी बहुत संवेदना है जो ये घटना हुई। और जिस प्रकार से वहाँ पर हमारे जो शिप था इंडियन, उस पे क्रू मेंबर्स थे और भी 2 लोग मारे गए। 2-3 पिछले दिनों 3 जगह जो है ऐसी घटनाएं हुई, उसमें 3 जाने भी गई है। भारत सरकार को ये मजबूती से अपनी बात जो है, भले ही वो अमेरिका की तरफ से वो जो है अटैक्स हुए हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था। इसको बड़े मजबूती के साथ भारत सरकार को अमेरिका के सामने रखना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ। और जहां तक उस बच्चे की जो हिमाचल से हैं, उनकी डेड बॉडी को लाने के लिए वो मुख्यमंत्री जी से उनकी बात भी हुई। मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो भी एज ए हेड ऑफ द स्टेट उनको करना था, उनके आदेश भी भारत सरकार के साथ भी, अधिकारियों को भी वो उसमें पूरी तरह से सहयोग करने की बात कही है और उनके परिवार के प्रति भी संवेदना प्रकट की है। जहां तक आपने सवाल किया कि खाड़ी युद्ध, ऐसा लग रहा है कि पिछले कल से युद्ध विराम हो गया है अमेरिका और ईरान के बीच, खासतौर पे इससे पूरी दुनिया में शांति स्थापित होगी। और एक आर्थिक संकट जो पूरी दुनिया के अंदर आ गया था, जिसमें हमारा देश भी था, पूरे सब लोगों को, आप समझे क्रूड ऑयल की वजह से तेल की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ रही थी लगातार, बहुत बड़ा नुकसान। इस 110 दिन जो ये युद्ध चला, जो ऐसी परिस्थितियां रही, इसकी वजह से बहुत लोगों को पूरे दुनिया के अंदर नुकसान हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि इससे शांति बहाल होगी, जो वो संकट था, आर्थिक संकट, वो टलेगा और दोबारा से जो है दुनिया आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बात मेरा ये भी है कि हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ये थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद कीमतें घटेगी। चाहे आप तेल की, क्रूड ऑयल की बात करें, कच्चे तेल की कीमतों की बात करें या गैस की बात करें, तो हमें ये भी उम्मीद है कि जो पिछले दिनों इन परिस्थितियों की वजह से
हमारे देश में भी लोगों पे डीजल पेट्रोल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी। कमर्शियल सिलेंडर तकरीबन पिछले 2-3 महीनों से 1200 रुपये तक बढ़ा, और उसके अलावा घरेलू सिलेंडर यूज करने वाले लोगों पर भी बोझ पड़ा। और ये सारी चीजों की वजह से बहुत सारी महंगाई बढ़ी और लोगों का खर्चा बढ़ा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ये चीजें सारी स्टेबल हो जाए तो क्या दोबारा से जो है लोगों को राहत मिलनी चाहिए। देश के लोगों को डीजल और पेट्रोल की कीमतें वापस आनी चाहिए, गैस की कीमतें वापस आनी चाहिए, जिससे लोगों को जो ये बोझ पड़ा था वो दोबारा ठीक होना चाहिए। ये उम्मीद हम भारत सरकार से करते हैं। नरेश चौहान जी, अगर बात करें जिस तरह से आपने जिक्र किया कि तेल की कीमतें तो घटनी चाहिए, लेकिन अब तो ये भी हो गया, हिमाचल प्रदेश 75% ग्रामीण क्षेत्र से आता है, किसान बागवान यहाँ पे हैं, जो डीजल और पेट्रोल है वो बैरल्स में और बाकी व्यवस्था से नहीं दिया जाएगा, केवल गाड़ी में ही दिया जाएगा, तो कितना बड़ा नुकसान मानते हैं। और दूसरी बात, क्या प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से इस विषय में बात करेगी? बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग है किसान बागवान, जिनके पंप्स होते हैं, जिनके और ऐसी बड़ी चीजें जो डीजल से चलते हैं, या कोई ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे इस बागवान लोग हैं, घर में हमने स्प्रे पंप्स रखे हैं और बहुत सारी चीजें जो डीजल पेट्रोल से चलती हैं। तो इसमें इनको संशोधन करना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा सुनिश्चित कि भाई जो लूज चाह रहे हैं, अपना घर ले जाना चाह रहे हैं गाड़ियों के अलावा भी, वो ठीक है अपना कोटा फिक्स करें, लेकिन देना पड़ेगा और उसको संशोधन करेगा। सरकार भी इस बात को कंपनी से उठाएगी। लोगों के हित में ये ठीक नहीं है फैसला, इसको उनको परिवर्तन करना पड़ेगा। चौहान साहब, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, वो पिछले कल धर्मशाला में थे। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी पक्ष में बैठने लायक भी नहीं बची है, इतनी दयनीय स्थिति हो गई है। और जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई है, इसको लेकर आप देखिए, बात ये है जो आपका प्रश्न है कि भारत की सरकार जो 12 साल का ये प्रधानमंत्री जी का जो मीनार है पूरे देश के अंदर, ये एक इवेंट्स बना देते हैं। इनका एक पूरा तय होता है कि हमने पूरे देश के अंदर इवेंट्स के तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मिनिस्टर्स की ड्यूटी, क्यों कि अपने कुछ देश के लोगों को परोसना है। कुछ इनके अपने मीडिया के दोस्त भी है, उनके साथ मिलकर एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं कि जो लोगों की असली समस्या होती है, जैसे मैंने जिक्र किया, इस वक्त सबसे बड़ी समस्या दुनिया में महंगाई की थी। बेरोजगारी हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है, हमेशा रही है और बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। या युवाओं की आप समस्या समझे कि उस तरफ ध्यान ना जाए लोगों का, जो मूल मसले हैं देश के अंदर, जैसे नीट का पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात थी, उसके बारे में तो नरेंद्र मोदी जी ने कोई बात नहीं की, कोई जिक्र नहीं की, कोई ट्वीट नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं की। क्यों? माननीय प्रधानमंत्री जी को वो घटना छोटी लगी? बहुत छोटी घटना थी उनके लिए, जिसमें 23 लाख बच्चे अपना भविष्य ढूंढ रहे थे, उनके 23 लाख परिवार उनके साथ जुड़े थे 2-3 साल से। कितनी मेहनत उन्होंने की होगी उन बच्चों ने, और आप इसका जवाब कौन देगा? हमारी सरकार देगी ना, कि बार बार वो पेपर लीक क्यों हो रहा है। आप कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हो कि आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर को नैतिकता के आधार पे स्टेप डाउन करने के लिए नहीं बोल सकते? उनको लोग, करोड़ों लोग, देश के करोड़ों युवा, एक भावना बन गई पूरे देश में कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर को लेनी चाहिए कि लगातार ये पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये क्यों नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा प्रश्न इस वक्त देश के युवाओं के सामने और देश के सामने और विपक्ष के सामने था, लेकिन आप इग्नोर करते हो। आप सेलिब्रेशन कर रहे हो 12 साल की, आप सीबीएसई में जो कुछ हो रहा है पेपर्स में वो आप बात नहीं कर रहे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है देश के युवाओं के भविष्य के लिए, जो कल का भविष्य होगा भारत का, आप उस पर बात नहीं करना चाह रहे। आप नरेंद्र मोदी जी के 12 साल को लेकर पूरे देश में डंडोरा पीट रहे। भाई वो 12 भी हो जाएंगे, वो 15 भी हो जाएंगे, लोगों ने चुना है, 3 साल और भी पड़ेंगे, 15 भी हो जाएंगे। इसमें सेलिब्रेशन वाली कौन सी बात? आप मूल समस्याओं पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का पूरे देश में बताओ कि नीट का पेपर क्यों लीक हुआ। आज कौन सी ऐसी नौबत आ गई इस देश के अंदर कि आप पेपर को पचाने के लिए देश की फोर्सेस का यूज करोगे, एयर फोर्स यूज करोगे? कमाल हो गया, कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होगा। इन चीजों का प्रश्न है लोगों के मन में, इन चीजों के जवाब भाजपा से और सरकार से मिलने चाहिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो सत्ता में है लगातार 12 साल से, वो इन चीजों के जवाब देश की जनता को दे। और सवाल रहा द्विवेदी जी का, जिन्होंने ये जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी एक छोटा सा ग्रुप बन के रह गया देश के अंदर। मैं आज भी बता दूं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़े हैं, 90 के करीब हैं,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना अलग बात है, कई राज्यों में सरकार होना अलग बात है, लेकिन लोगों का एक जो आम जनता का कांग्रेस विचारधारा से जुड़ना, करोड़ों की संख्या में मेंबरशिप के जरिए, विचारधारा के जरिए, आज भी कांग्रेस पार्टी देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने आजादी से लेकर आज तक देश को बनाने में उनके नेताओं ने और पार्टी ने और विचारधारा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज आप उस पार्टी के लिए आप बात कर रहे हैं कि हम छोटे दिख रहे हैं। आप 12 साल के नशे में लगातार सत्ता में रहने के बाद ऐसे लोगों को सत्ता दिमाग में चढ़ गई, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप पीछे जाएं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सामने, आपके सामने, देश के सामने 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सिर्फ 2। आप उन चीजों को मत भूलें कि आप 2 से चले हैं, कि अगर आज आप सत्ता में आ गए, ये समय का चक्र है, ये दोबारा से घूमेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी 2 एमपी पे ना थी ना रहेगी। आज भी हमारी जो है इस तरह का स्पोक्स पर्सन की बात करना, और आप कर क्या रहे हो, मूल बात यह है, मूल प्रश्न ये है कि आज कोई भी सरकार, अगर भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस पर हमको गर्व था। वो इसलिए था कि पिछले लोगों ने, जिन्होंने आजादी के बाद इस देश को मजबूत रखा, उनकी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि हम अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत रखें। लेकिन आज की सरकार लगातार 12 वर्षों से सबसे पहला काम कर रही है कि लोकतंत्र को कमजोर करना, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करना, बार बार एजेंसीज के द्वारा माहौल बना के चुनी हुई सरकारों को गिराना, हर तरह से। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कमजोर करने का, जो सरकार जिनकी ये जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी, पहली जिम्मेवारी है कि हम सत्ता में आते ही, सरकार में आते ही देश की सेवा करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है देश में, उससे विपरीत हो रहा है। पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने में, चुनी हुई सरकारों को, दूसरे विपक्ष की सरकारों को गिराने में, तोड़ने में, इसी काम में ये लोग अपनी माहिरियत समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश की। सर, हिमाचल प्रदेश में पंजाब जैसी स्थिति लगातार पैदा हो रही है। यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो लगातार देखा जा रहा है सरेआम कहीं पर गोलियां चल रही है और कहीं पर हुड़दंग मचा रहे हैं। तो ऐसे में जो लगातार अभी पर्यटक सीजन भी है, जगह जगह पर, चाहे कुल्लू हो, शिमला हो, यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है लगातार बिगड़ती है। मेरा आप लोगों से भी आग्रह है कि ये सीधे तौर पे लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह की घटनाएं 2 चीजें होती है। लॉ एंड ऑर्डर होता है कि जो अभी शिमला में एक स्कूल के अंदर एक महिला का मर्डर हुआ, और आप देखें कि आप लोगों को, मुझे आज कहीं किसी अखबार में कोई हेडिंग नहीं दिखी कि किसी ने शिमला पुलिस की काम की तारीफ की हो। ये बड़ा बुरा लगा मुझे आज। वो राजनीतिक दृष्टि से नहीं, जो काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये अपने आप में, बाहर से लोग आ गए, हरियाणा से घुस गए, उन्होंने, अब परिवार का कोई मसला है या प्रॉपर्टी का कोई मसला है, उसको लेके उनकी कोई रंजिश थी, उस महिला का मर्डर कर दिया। मर्डर करने की जगह मिली शिमला, लेकिन 37 घंटे के अंदर वो क्रिमिनल पकड़े गए, उनको शिमला लाया जा रहा है आज। मैं समझता हूं कि 2 लाइन किसी ने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ी अच्छा काम, कोई भी वो जो टीम थी, चाहे पुलिस है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं जरूर इस बात के लिए उनकी तारीफ करूंगा। शिमला के जो एसपी है, उनके जो लोग थे, जो टीम थी, जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, कि आपने रिकॉर्ड टाइम में जो है उन क्रिमिनल्स को पकड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके पीछे क्या कारण रहे आप सभी जानते हैं कि अब जो लोग पकड़े गए हैं तो पूरा ये चिट्ठा खुलेगा, पूरा केस खुल जाएगा कि वो हायर किए हुए लोग थे, किसने हायर किए, पिछले 2-4 महीनों से उन्होंने रैकी की, वो प्रदेश के अंदर घूमते रहे, सारी चीजें देखते रहे होंगे, तो ये सारी चीजें खुल जाएगी और उसके पीछे असली लोग कौन होंगे, क्या मकसद होगा, कुछ दिनों में ये सारी चीजें सामने। सर, सवाल ये भी है कि यहाँ पर खुलेआम जो है फेक नंबर लेके या फिर हथियार लेकर आसानी से हिमाचल प्रदेश में कोई भी पहुंच रहा है, और एक दिन में 2-2 बार गोलियां चल रही, पालमपुर के अंदर भी गोली चली। देखिए, ये बात आपकी सही है कि हिमाचल इस वक्त पर्यटक का टाइम है, लाखों की संख्या में हर दिन हिमाचल प्रदेश के अंदर दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं। आपने मनाली की और शिमला की जो हालत देखी है कि सड़कें भरी है, शहर भर गए हैं, गर्मियों का मौसम है और पहाड़ों से अच्छी जगह नहीं हो सकती गर्मियों में, लोग आना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम हर गाड़ी की जो है एंट्री पॉइंट पे चेकिंग करें, वो व्यवहारिक तौर पे हो नहीं सकता। लेकिन हमारे
पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार हर तरह से अलर्ट होती है। जहां पर आप अमूमन लाखों लोग एक दिन में आ रहे हो, तो फिर भी हमारा इंतजाम हर तरह से अलर्ट पे रहता है, चाहे वो कैमरे के जरिए है, खुफिया तंत्र है, पुलिस की सुरक्षा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हर जगह सरकार पूरी तरह से तैयार रहती है। फिर भी ऐसी बात आपकी सही है कि कई बार ऐसी छुटपुट घटना होती है, लेकिन उसमें किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। मेरी अपील भी है लोगों से कि आप हिमाचल प्रदेश आए। हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय राज्य है और यहाँ पर आप इस तरह की घटनाओं के अंजाम देने की कोशिश मत करें। आप यहाँ के मौसम का मजा लें, ठंड का मजा लें और यहाँ की शांति का भी मजा लें। लेकिन कोई भी आदमी अगर इस तरह की हरकत करेगा, वो कानून के पीछे होगा और कानून अपना काम सख्ती से करे। चौहान, नेता विपक्ष ने एक आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस की सरकार है वो उसने जो यहाँ का जो पहाड़ी राज्य है यहाँ पर शासन से गलत नीतियों से 2 दशक पीछे प्रदेश को बिखेर दिया है। तो अब आने वाले समय में जब डबल इंजन की सरकार होगी, प्रदेश में भी बीजेपी की, केंद्र में भी बीजेपी की है, तो हम दोगुनी गति से विकास को करेंगे। देखिए, बात यह है, सवाल कोई नया आदमी इस तरह की बात करता जिससे उम्मीद रहती है, जो फर्स्ट टाइम होता है कि कुछ वो सपने दिखाए ना, तो लोगों को अच्छे लगते हैं कि यार शायद बोल रहा है। अब वो व्यक्ति इस तरह की बात कर रहे हैं जिनको लोगों ने देखा हुआ है। बड़ा अजीब सी बात लगी मेरे को कि वो व्यक्ति जिन्होंने 5 साल तक दिखा दिया कि प्रदेश की क्या हालत की, प्रदेश की आर्थिक स्थिति की क्या हालत की, चारों तरफ ऐसा फैला रखा था कि बेसिकली पिछले 5 साल की वजह से ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर उन्होंने उस वक्त थोड़ा सा भी अच्छे से कोशिश की होती प्रदेश को चलाने की, अर्थव्यवस्था को ठीक करने की, जो आपके पास रिसोर्सेज थे उनको ठीक ढंग से चलाने की, तो मैं समझता हूँ आज हिमाचल प्रदेश बहुत बेहतर जगह में होता। और आपने जो जिक्र किया कि पीछे वो तो आप वाला वो समय था, लेकिन ये ठीक है कि ये डबल इंजन उस वक्त भी बात करते रहे। ये डबल इंजन जो थे वो फेल इंजन थे, लोगों ने भी उस पर मोहर लगा दी 22 में कि भाई ये डबल इंजन पे ही तो चुनाव में प्रचार कर रहे थे। तो डबल इंजन तो इनके पहले ही कई जगह फेल हो चुके हैं। हिमाचल में तो पिछले 22 में फेल हो चुका था, पर और कई राज्यों में भी, केरला में वगैरह में, तमिलनाडु में कई जगह फेल हुए। ये केवल नारा है। जहां तक सवाल है, जो भी योजना भारत सरकार हिमाचल को दे, किसी भी राज्य को, वो हमारा अधिकार है। ये बड़ा नई प्रथा चली है, योजनाओं को गिनने लग जाते हैं। कौन सी नई बात है? योजनाएं हमेशा भारत सरकार बनाती है, उसको फंडिंग करती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सारा टैक्स भारत सरकार के पास जाता है। जितना जीएसटी है, जितने और टैक्सेस है, आप तेल इतना महंगा बेच रहे देश में, डीजल पेट्रोल क्यों बिक रहा? क्योंकि आप इस पे एक्साइज लगा रहे हैं दब के। आपके पास जो इनकम टैक्स का पैसा वो भारत सरकार के पास जा रहा है, वो उसके बाद पूल में बंटता है, हर राज्य को जाता है। उस